नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि समूचा विपक्ष भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनता हुआ क्यों दिख रहा है। यह सवाल मैं नहीं बना रहा हूं, इस सवाल को परिस्थितियां जन्म दे रही है। आप गौर कीजिए। नंबर 1, सीबीआई ने रेलवे भर्ती घोटाले में लालू यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला साल 2004 से 2009 के रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उस समय नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था, क्योंकि पैसे के लेन देन में रिस्क था, इसीलिए नौकरी के बदले जमीन ही ली जाती थी और इस सारे काम को करने की जिम्मेदारी लालू यादव के उस समय के ओएसडी भोला यादव के पास थी। यह आरोप है, इसी में उसकी गिरफ्तारी हुई है। और नंबर 2, कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हुए हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। ईडी पूछताछ कर रही है और कांग्रेसी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और नंबर 3, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आबकारी नीति में बदलाव कर सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसते दिख रहे हैं। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। और नंबर 4, ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट काल से गुजर रही है। उनके सबसे खास मंत्रियों में से एक पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ममता को यहां तक कहना पड़ गया है कि अगर पार्थ चटर्जी दोषी है तो उन्हें आजीवन उम्र कह दो। और नंबर 5, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चिंता में दिख रहे हैं। अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को समन भेजा है। 1 अगस्त को अभिषेक प्रसाद को पेश होना है। और नंबर 6, सपा के अखिलेश यादव को लेकर अवैध खनन घोटाला और रिवर फ्रंट घोटाले का जिन बार बार बाहर आता ही रहता है। और नंबर 7, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में की है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि यह करीब 113 करोड़ रुपए के गबन का मामला है। सीबीआई और ईडी जांच करती रही है। बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के विकास के लिए अरबों रुपए दिए, लेकिन आरोप है कि यह पैसा निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिया गया। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। और गौर करने वाली बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला साल 2001 से 2012 तक जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। और नंबर 8, ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को तलब किया है। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ की जानी है। मुंबई के एक आवास परिसर के पुनर्विकास में कथित घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही है। यह कथित भूमि घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। और इस मामले में संजय राउत के एक करीबी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यह एक सूची है जो बनती ही चली जाएगी, इसीलिए मैं इस सूची को यहीं पर रोक रहा हूं। अगर इस लिस्ट को जारी रखा जाए तो यह बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि कई सारे मामले तो इस समय चर्चा में भी नहीं है, लेकिन उनकी जांच चल रही है। और जिन मामलों की मैं बात कर रहा हूं, यह मामले इस समय चर्चा में है, मीडिया में इन पर तमाम रिपोर्ट आ रही है। इसीलिए मेरे कहने पर आप एक बात पर गौर कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव और उस दौर की राजनीति से देश की राजनीति में 2 बड़े बदलाव दिखे थे। एक, केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और देश में भाजपा की राजनीतिक जड़ें गहरे तक जमनी शुरू हो गई। और दूसरा बदलाव यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक जमीन तैयार की और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। इन दोनों बदलाव के पीछे एक ही बड़ा कारण था, और वो था यूपीए 2 में घपलों घोटालों का हल्ला। 8 साल पहले, 8 साल से भी ज्यादा हो गए, उस समय जो सत्ता में थे उन पर आरोप लगा कि ये लोग घोटालेबाज है, इसीलिए बदलाव जरूरी है। और एक बात यह भी कही गई कि सत्ता होती ही ऐसी चीज है, जिसको भी मिलती है वो बदल ही जाता है। लेकिन आज 8 साल से ज्यादा का समय गुजरने के बाद भी 3 बातों पर गौर किया जाना चाहिए। एक, इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उनकी छवि व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत ही ज्यादा साफ है। और दूसरी बात, उसी भ्रष्टाचार के विरोध से जन्मी आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचारों के आरोप की चपेट में है।
हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं कि यह सब उनके खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन सच क्या है यह बाद में आने वाला होता है। पहले आरोप लगते हैं, फिर जांच होती है और इन सब से एक परसेप्शन बनता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के अलावा भी विपक्ष की कई प्रमुख पार्टियों के बड़े लोगों पर भ्रष्टाचार के छींटे सीधे सीधे पड़ते दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं या फिर जिनकी दशकों से जांच हो रही है, ये कहां से आए हैं? कोई भी मामला एकदम से झूठ की बुनियाद पर तो रखा ही नहीं जा सकता है, कहीं कुछ तो रहा ही होता है जिसके तंतुओं को पकड़कर रस्सी बुनी जाती है। और बहुत पुरानी कहावत है कि जहां कहीं भी धुआं है वहां पर आग है। अगर एजेंसियों का इस्तेमाल ही किया जा रहा है जैसा कि आरोप है, तो फिर यह भी तो हो सकता है कि यह सही मामलों में किया जा रहा हो, इसी कारण हलचल है। और अगर सही मामलों में एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर इसमें गलत क्या है? और फिर आप गौर कीजिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मामले में खूब हंगामा करती रही है, केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार वो कह रही है कि अगर उनके मंत्री दोषी है तो आजीवन उम्र कैद की सजा दे दी जाए। हमेशा फ्रंट फुट पर राजनीति करने वाली बैक फुट पर आखिर क्यों है? यह एक समझने वाली बात है। और फिर ईडी की पूछताछ से कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? पूरी कांग्रेस को ही सड़क पर क्यों उतार दिया गया है ईडी की पूछताछ के खिलाफ? सवाल तो यह भी है कि आखिर किस बात का डर है? एक बात पर गौर कीजिए, इनमें से कई मामले तो बहुत ही सालों पुराने हैं और भाजपा की सरकार होने से पहले के मामले हैं और चर्चा में आते रहे। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का मामला हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मामला हो, या फिर लालू यादव का मामला हो। इसीलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार के आरोप है और जिन पर लग रहे हैं इनमें से कईयों पर तो उस समय भी लगते रहे हैं जब वो सरकारों में थे। आज तो केवल जांच हो रही है, इस पर भी गौर किया जाना जरूरी है। इसलिए सवाल तो एक और भी है, और वो यह है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कौन कौन चुनावी रण में उतरेगा और कौन कौन सरकारी जांच एजेंसियों की जांच के जाल में उलझेगा। यह भी एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।